नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं आपके साथी के साथ। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। हम करते हैं दोस्तों कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। और इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था, आपका पाठ्यक्रम था, उसकी बात करते हैं। आपकी इसकी बात करते हैं दोस्तों, सिलेबस की, यानी कि पाठ्यक्रम की बात करते हैं दोस्तों। आपके इस सिलेबस का दोस्तों हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या करते दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों, हम एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि हम एनालिसिस कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, किसके माध्यम से करते हैं, एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये सिलेबस, यानी कौन से सिलेबस का करें। देखो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा शेड्यूल एंड सिलेबस की बात करें। जो आपका कौन सा टेस्ट है, आपका माइनर टेस्ट है दोस्तों। ये टेस्ट कब होगा दोस्तों, आपके 15 मार्च 2026 को टेस्ट होने वाला है। अब तक दोस्तों 15 मार्च से 2026 को माइनर टेस्ट 6 होने वाला है। अब तक आपके 5 माइनर टेस्ट हो चुके, टोटल 10 थे। एक मेजर टेस्ट हो चुका है जिसका एनालिसिस हम कर चुके हैं, यानी आधा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। आधा सिलेबस दोस्तों आपका क्या हो चुका है, आपका कंप्लीट हो चुका है। अब शेष आधा सिलेबस बचा जो अब माइनर टेस्ट 10 तक चलने वाला है। तो दोस्तों हम पहले क्या कर रहे थे, एमसीक्यू का एनालिसिस करते हैं। एमसीक्यू कहाँ से लेंगे दोस्तों, आपकी कलाम बुकलेट से। कहाँ से लेंगे दोस्तों, आपकी कलाम बुकलेट से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, कलाम बुकलेट क्यों लिख रहा हूँ दोस्तों। कलाम बुकलेट आपके लिए कोई लिखित बुकलेट नहीं है, ये ऑथेंटिक बुक है। ऑथेंटिक बुकों से बात करें, आपकी कॉपी पेस्ट बुकलेट है, यानी जो ऑथेंटिक बुक में आपका टॉपिक है वहाँ से कॉपी पेस्ट किया और अब बुकलेट के अंदर कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा एडिट करके और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, यानी आपको दे देगी। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन एमसीक्यू का। तो इन एमसीक्यू का दोस्तों आप टेस्ट भी दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, देखो टेस्ट वगैरह सभी उसी प्रकार से इस ऐप के ऊपर दोस्तों आप बात करें, आपके टेस्ट वगैरह सारे कैसे होते हैं, लाइब्रेरी बेस के अंदर होते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों ये टेस्ट दे सकते हो दोस्तों अपने ऐप के ऊपर। और एक ऐप है, ऐप का नाम क्या है दोस्तों, आपके पीएपी बाय डीके सर। पीएपी बाय डीके सर। अब दोस्तों 1 मिनट के अंदर मैं इस ऐप के बारे में बताऊं कि आपके लिए कितना उपयोगी है, कितना शानदार है। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखो इस ऐप के ऊपर दो आपका सिलेबस है, शेड्यूल और सिलेबस, जैसे कलाम का टेस्ट सीरीज का, उसके अनुसार दोस्तों प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट, यानी डेली टेस्ट आपके होते हैं, डेली मॉक। डेली मॉक किसके माध्यम से दोस्तों, टेस्ट सीरीज के माध्यम से डेली मॉक। जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो टॉपिक पढ़ते दोस्तों आपको टेस्ट की जरूरत होती है, टेस्ट आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपने टॉपिक पढ़ा उसके बाद में आपको टॉपिक तैयार है कि नहीं है, उसका एनालिसिस कैसे करोगे, उसका आकलन कैसे करोगे, टेस्ट के माध्यम से। तो दोस्तों इस सिलेबस के अनुसार इस ऐप के ऊपर दोस्तों डेली टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको साप्ताहिक टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट, आपका साप्ताहिक टेस्ट। जैसे कलाम का साप्ताहिक टेस्ट 7 दिन से एक बार जो टेस्ट होता है उसको साप्ताहिक टेस्ट बोलते हैं। तो कलाम का साप्ताहिक टेस्ट 15 मार्च को है दोस्तों। इसी प्रकार देखो साप्ताहिक टेस्ट कलाम की टेस्ट सीरीज की बात करें तो माइनर टेस्ट कितने थे दोस्तों, आपके माइनर टेस्ट 10 थे, उसमें से 5 हो चुके हैं। 5 हो चुके हैं, अब विश्वास की भी बात होनी चाहिए ना। मेजर टेस्ट कितने थे दोस्तों, आपके 2 मेजर टेस्ट है, 1 हो चुका है, यानी आधा सिलेबस पूरा हो चुका है दोस्तों। और फाइनल कितने हैं दोस्तों, आपके फाइनल टेस्ट दोस्तों आपके 4 है, जिसमें प्री एग्जाम भी है। प्री एग्जाम भी होने वाला दोस्तों आपका, ठीक है। अब दोस्तों बात करें ये साप्ताहिक टेस्ट आपको यदि आपने ऑफलाइन ज्वाइन कर रखी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर रखी तो दोस्तों इस ऐप के ऊपर दोस्तों ये साप्ताहिक टेस्ट मिल रही है। उसके अंदर दोस्तों आपको पीडीएफ भी मिल रही है, जिसको आप प्रिंट निकलवा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपने ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। प्रिंट के बाद में दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ऑनलाइन टेस्ट भी मिल रहा है, यानी सबमिट करके अपना आकलन भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसी ऐप के ऊपर दोस्तों इन सभी टेस्टों का, यानी जो टॉपिक वाइज टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट है, इनका वीडियो एनालिसिस भी आपको देखने को मिलता है। वीडियो एनालिसिस जैसे अभी हम कर रहे हैं दोस्तों, जो आप वीडियो देख रहे हो, अभी वीडियो देख रहे हो, वो आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट। इस सिलेबस का हमने टेस्ट शुरू कर चुके हैं, ये आपका 15 मार्च को होने वाला है, ठीक है। और इसके दोस्तों टेस्ट कौन कौन से हो चुके हैं, देखो टॉपिक वाइज टेस्टों की बात करें उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। अब फाइनल टेस्ट होंगे दोस्तों, अब फाइनल टेस्टों के लिए दोस्तों आपको जिस्ट बुकलेट मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों, आपकी जिस्ट बुकलेट मिलेगी। इस जिस्ट बुकलेट के दोस्तों आपको बात करें जिन सब्जेक्टों, जैसे राजस्थान भूगोल की मिलेगी आपको, मेन बात करें आपके पॉलिटिकल साइंस की मिलेगी आपको, कला संस्कृति की मिलेगी आपको, राजस्थान इतिहास की जिस्ट बुकलेट मिलेगी आपको, करंट अफेयर्स की जिस्ट बुकलेट मिलेगी आपको, इसके अलावा जो शैक्षणिक प्रबंधन है, आपकी मैनेजमेंट है, उसकी जिस्ट बुकलेट मिलेगी। तो इन बुकलेटों का दोस्तों आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, इन टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं, आपकी बुकलेट का बात जो जिस्ट बुकलेट है फाइनल से पहले, तो वो भी टेस्ट आपको बनाएंगे। उन टेस्टों के माध्यम से दोस्तों इस जिस्ट बुकलेट को हम दोबारा तैयार करवाएंगे और इनका वीडियो एनालिसिस भी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, आपको वीडियो एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगा। यानी टोटल बार बार इस सिलेबस को इतनी बार रिवीजन करवा देंगे, आप खुद कहोगे कि हमारा टेस्ट पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी काफ़ी दोस्त यही बात कह रहे हैं, काफ़ी सुधार हुआ। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, मेहनत तो करनी पड़ती है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप और फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो तो दोस्तों आप सभी को पता है किस प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है। 40% भी लाने हमें दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपके जैसे 15 दिन पहले दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 15 दिन पहले कलाम टेस्ट पूरे हो जाएंगे। कलाम टेस्ट क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम ऐसे नहीं करेंगे, 15 दिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि हम सिलेबस। इस पीएपी बाय डी के सर पर दोस्तों आपके 10 फुल फाइनल टेस्ट और होंगे,
जो आपके डेली मॉक टेस्ट में काम आएंगे, मॉक टेस्ट, और इनका वीडियो एनालिसिस भी देखो मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? वीडियो एनालिसिस भी देखने को मिलेगा अपने ऐप के ऊपर और साथ साथ ही यूट्यूब के ऊपर। 10 फुल नहीं, आपके 15 होंगे, लगभग 14। हम 2 दिन ही छोड़ेंगे एग्जाम से पहले, 2 दिन ही छोड़ेंगे कि 2 दिन हमें रेस्ट करना है एग्जाम से पहले, फिर कोई तैयारी। लेकिन आपका ग्रुप में पेपर होगा, ग्रुप में पेपर होगा। जैसे हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें उसके लिए दोस्तों 14 टेस्ट होंगे, ठीक है। और फिर दोस्तों जैसे अभी इस बार अलाउ नहीं करेंगे मेरे हिसाब से पेपर एनालिसिस करना वगैरह, लेकिन फिर भी देखते हैं हम, कुछ भी आता है तो अपने दोस्तों ग्रुप के माध्यम से, ऐप के माध्यम से सूचना देते रहेंगे कि इस प्रकार का पेपर है, इस प्रकार से आपको मैसेज मिलता रहेगा, ठीक है। क्या क्या कमी रही है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से चैप्टर से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी सूचना भी आपको मिलती रहेगी। तो ये टेस्ट होने वाला है किसके ऊपर? इसके अलावा दोस्तों आपके शॉर्ट नोट्स, जैसे आपके राजस्थान भूगोल की शॉर्ट नोट्स तैयार हो गई तो हमने पीपीवाई डिक्की सर ऐप पर शॉर्ट नोट्स दे दिया आपको। बुक भी आपको दोस्तों इसके ऊपर मिल रही है। बुक जैसे ऑथेंटिक बुक की बात करें, जैसे आपके एनसीईआरटी की हो, आरबीसी की हो, चाहे आपकी हिंदी गणित अकादमी की हो, सारी जो फर्स्ट पेपर से संबंधित बुकलेट थी वो अपलोड हो चुकी है। क्या हो चुकी है दोस्तों? अपलोड हो चुकी है, इस ऐप के ऊपर डाल दी गई है। अब आपको देखना है कि आपके लिए उपयोगी है तो आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकलवाइए, पढ़िए। या आपके पास इतना समय है कि जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, हो सकता है कि इस टॉपिक से लास्ट टाइम 2025 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे ऑथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए। वैसे कलाम बुकलेट से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि कलाम बुकलेट उन्हीं ऑथेंटिक बुकों की कॉपी पेस्ट बुकलेट है। यदि आपके पास नहीं है, बुकलेट नहीं है दोस्तों, तो अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आपका टेलीग्राम चैनल है कौन सा? अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट। इसके ऊपर दोस्तों एक लिंक डाला हुआ है, आपका एक लिंक डाला हुआ है, ठीक है। ज़्यादा खुल के नहीं भी बता सकता मैं भी, आप सभी जानते हो, लेकिन लिंक डाला, उस लिंक पर आप जाकर रिक्वेस्ट भेज सकते हो। फर्स्ट ग्रेड के नाम से लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल निःशुल्क फ्री बुकलेट डाली हुई है आपकी। ये बुकलेट सारी डाली हुई है आपकी, तो वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो, अपना प्रिंट निकलवा सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से दोस्तों। अब बात करते हैं अपने शेड्यूल पर, सिलेबस की बात करते हैं। सप्ताह टेस्ट की पीडीएफ आपको मिलती है। ये टेस्ट यही टेस्ट मिलता है जो कलाम का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो सबसे पहले इस टॉपिक वाइज टेस्टों की समझते हैं। अब तो देखो राजस्थान के इतिहास की बात करें तो मेवाड़ का हम कर चुके हैं, यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा, वही टेस्ट है। वही टेस्ट आप पीपीवाई डिक्की सर ऐप के ऊपर पहले टेस्ट दे सकते हो, फिर उसका एनालिसिस कर सकते हो, आपको ज़्यादा दुगना फायदा होगा उसके अंदर। जालो कर सकते हैं। रणथंभौर का टेस्ट हो चुका है, वीडियो एनालिसिस कल मिलेगा। सांगा का आपका टेस्ट हो चुका है, वीडियो एनालिसिस आपको जैसे मिल जाएगा शेड्यूल वाइज। भारतीय राजनीतिक विज्ञान के अंदर देखो सर्वोच्च न्यायालय का टेस्ट हो चुका है, चुनाव आयोग का टेस्ट हो चुका है, संघ लोक सेवा आयोग का टेस्ट हो चुका है। और अभी हम जो करने वाले हैं दोस्तों, आपके सर्वोच्च न्यायालय करने वाले हैं, यानी उच्चतम न्यायालय करने वाले दोस्तों, आपके सुप्रीम कोर्ट को हम करने वाले हैं अभी एनालिसिस यानी विश्लेषण। देखिए दोस्तों, यदि आपने टेस्ट से ज्वाइन नहीं किए और आपको ऐसा लगता है कि इतने टेस्ट हो चुके हैं क्या, तो दोस्तों आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है आपका? आधा सिलेबस। आप ऐप के ऊपर जाके डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पर डाउनलोड को मिल जाएगा। वहाँ पर जाके फर्स्ट ग्रेड की कॉलम पर जाना, फर्स्ट ग्रेड की कॉलम पर जाने के पहले टेस्ट दे सकते हो, कितने टेस्ट डले हुए हैं, कितने वीडियो डले हुए हैं, कितनी सॉल्यूशन पीडीएफ डली हुई है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट खरीद लेना, क्योंकि उसके लॉक लगा हुआ है, ठीक है। मैं टेस्ट हो गए तो लॉक लगा हुआ है, लेकिन आपको डेमो टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। साथ साथ यूट्यूब के ऊपर आपका आधा सिलेबस कंप्लीट वीडियो एनालिसिस पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, वहाँ पर जाके देख लीजिए, ऐप के ऊपर जाके देख लीजिए। टेस्ट आपके सारे दिखे हैं ना भाई, हाँ अपना ये टॉपिक वाइज टेस्ट हो रखे हैं, इतने हो चुके हैं, फिर खरीद लेना, ठीक है। काफ़ी दोस्त, एक दोस्त का मैसेज आया था कल भी कि सर टेस्ट भी हो रहे हैं क्या ऐप के ऊपर, मुझे देख तो सही। तो उसने देखा सर इतने टेस्ट हो गए, मुझे हो गए भाई। तो सर मेरे पास, तो मैंने सोचा आप भी फिर साप्ताहिक टेस्ट लेते हो, मुझे भाई वो तो आपको देखना पड़ेगा, मैसेज आता है डेली आपको। अब दोस्तों बात करते हैं हम, चलो पढ़ते हैं हम, तो सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते हैं, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है, डेली मॉक टेस्ट देना जरूरी है। जब तक आप टेस्ट नहीं देखोगे, अपने आकलन नहीं कर पाओगे दोस्तों, उस टॉपिक को आप तैयार है कि नहीं है वो नहीं कर पाओगे, वीडियो एनालिसिस नहीं करोगे जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से टॉपिक को हमारा क्वेश्चन किस प्रकार गलत हुआ, कौन सा हमने टॉप लास्ट एग्जाम में ये सोचोगे ये हमने देखा हुआ था लेकिन हमें आ नहीं रहा था, तो उसकी कमी कहाँ पर आपकी मॉक टेस्ट यानी डेली टेस्ट नहीं पढ़ेंगे। वर्तमान समय ऐसा ही है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों इसको करने से पहले दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। साथ साथ दोस्तों अपने ऐप की लिंक भी शेयर कर देना, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस लिंक को शेयर कर देना। जिस दोस्त को जरूरत हो सकता है वो अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहिए, तो उसके लिए वो वहाँ पर जुड़ सकता है। इन सभी टेस्टों की फीस भी बता देता हूँ, काफ़ी दोस्तों है, तो इन सभी टेस्टों के दोस्तों आपके जहाँ पर साप्ताहिक टेस्ट की फीस की बात करें, आपके 800 से 900 या 800 रुपये प्लस जीएसटी 1300-1400 पड़ती है। और वहीं बात करें ऑफलाइन, यदि आप साप्ताहिक टेस्ट ज्वाइन करते हो कलाम की, तो लगभग आपकी 4500 प्लस थी, 4500 प्लस जीएसटी थी। लेकिन दोस्तों इस पीपीवाई डिक्की सर पर ये सारे टेस्ट मात्र और मात्र दोस्तों 79 रुपीज़ के अंदर है, 79 रुपीज़ के अंदर दोस्तों इसकी फीस है। अब आप देख सकते हो दोस्तों कितनी मेहनत की जा रही है आपके लिए। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 1935 का अधिनियम हम पहले पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों 1935 का अधिनियम हमने पहले कहाँ पर पढ़ा था, पता है क्या आपको? हमने पढ़ा 1935 का अधिनियम, आपका पिछला टेस्ट हुआ था, आपका माइनर टेस्ट कौन सा आपका 5 था,
उसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों हमने संविधान सभा पढ़ी थी उसके अंदर, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर 250 प्रावधान ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से ले गए। और वहीं बात करें बहुत से ऐसे खतरनाक, जो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भारत का संविधान है 1935 के अधिनियम का कॉपी पेस्ट है, यानी उसकी कॉपी किया गया है। ये भी आपका खतरनाक आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर। किसने कहा था कमेंट में बताया, कि यदि जिस दोस्त ने पहले क्लास से देखी है तो वो दोस्त कमेंट में जरूर बताए दोस्तों। और यदि आपको याद है तो आप कमेंट के अंदर बताएं। 1935 का अधिनियम याद आती है, चीज़ें याद होनी चाहिए। आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि हर क्वेश्चन हर पॉइंट अपने लिए एक एग्जाम है। जैसे हमने तैयारी की है, यदि आपकी बेहतरीन तैयारी है तो चीज़ें आपको देखते ही याद आनी चाहिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय, देखो संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी दोस्तों। 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। कहाँ पर होती है, मुख्यालय कलकत्ता के अंदर मुख्यालय था दोस्तों। और दोस्तों इसके ऊपर संघीय न्यायालय था, ये आपका उच्चतम न्यायालय नहीं था उस समय, उच्चतम न्यायालय नहीं था। इसके ऊपर दोस्तों प्री काउंसिल थी जो आपके इंग्लैंड के अंदर थी। प्री काउंसिल कहाँ पर थी दोस्तों, इंग्लैंड के अंदर, उसमें अपील की जा सकती थी। ये चीज़ें फट चुकी। चलो उस टॉपिक को छोड़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन करते हैं, मुझे याद आने लगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 से लेकर वर्तमान उच्चतम न्यायालय, वर्तमान जो उच्चतम न्यायालय की संरचना, क्षेत्राधिकार व न्यायाधीशों की योग्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। हमें 3 चीज़ों पर विचार करना है। जो उच्चतम न्यायालय अपना सुप्रीम कोर्ट है, उसकी संरचना के बारे में, क्षेत्राधिकार के बारे में एवं न्यायाधीशों की योग्यता के संदर्भ में विचार करना है। देखो पहला कथन क्या दे रखा है दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, आपके 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी, बिल्कुल राइट। तथा यह प्रारंभ में संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में कार्य करता था, बिल्कुल राइट। तथा यह प्रारंभ में संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में कार्य करता था, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपके। दूसरा कथन क्या दे रखा है दोस्तों आपका, 26 जनवरी 1950 को स्थापित उच्चतम न्यायालय का विधिवत उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट दोस्तों, ये भी बिल्कुल सत्य है। संविधान के भाग 5 में, संविधान का भाग 5 क्या है, संघ सरकार को लेकर करता है, में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित उपबंध निर्धारित की गई। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय की संबंधित उपबंध निहित किए गए, बिल्कुल राइट। संसद को केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है, क्षेत्राधिकार में वृद्धि नहीं। संसद को केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है, क्षेत्राधिकार में वृद्धि का नहीं। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों आपका, यह आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। देखो संविधान की बात करें दोस्तों, आपके संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों का वेतन, सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार किसको है, संसद को है। यहाँ पर नोट लगा लेना दोस्तों आपके। संसद को अधिकार कौन कौन सा दिया गया है दोस्तों आपके, संसद के अधिकार की बात करें दोस्तों आपके, दोस्तों कौन कौन से दिए गए, देखिए सबसे पहला अधिकार दिया गया है आपका न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार, न्यायाधीशों की संख्या। दूसरा अधिकार संसद के पास है दोस्तों आपके सुप्रीम कोर्ट, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ऐसे लिख देता हूँ ताकि अपनी जगह कम कवर हो। क्षेत्राधिकार कौन कौन से क्षेत्र आएंगे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, वो कौन निर्धारित करेगी, संसद निर्धारित करेगी। तीसरे की बात करें दोस्तों आपके, वह है आपका दोस्तों आपका कौन सा, वेतन, यानी जो न्यायाधीश है दोस्तों आपके, न्यायाधीशों के वेतन कौन निर्धारित करेगा दोस्तों, न्यायाधीशों के वेतन, ये भी दोस्तों आपकी संसद निर्धारित करेगी। कौन निर्धारित करेगी दोस्तों, संसद निर्धारित करेगी। ये सारे किसको अधिकार दिए गए दोस्तों आपके, संसद को ये अधिकार दिए गए दोस्तों। न्यायाधीशों की संख्या की बात करें दोस्तों, कौन से संविधान अनुच्छेद के अंदर है, तो अनुच्छेद दोस्तों आपके 124(1) के अंदर, अनुच्छेद की बात करें दोस्तों आपके अनुच्छेद 124(1) के अंदर है दोस्तों प्रावधान है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर याद कर देना दोस्तों आपके न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो एक क्वेश्चन अपना पूछा जा सकता है। 2019 में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई है। 2019 में मुख्य न्यायाधीश सहित संख्या कितनी हो चुकी है दोस्तों आपकी, 34 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है दोस्तों, 34 हो चुकी है, यानी 34 हो चुकी है। ये भी याद कर लेना साथ साथ, यदि क्वेश्चन आ गया तो अपन याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या एवं संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में असत्य कूट का चयन करना है। किसका चयन करना है दोस्तों हमें,
असत्य कूट का चयन करना। तो सबसे पहले इसको असत्य कूट को, यानी बात करें जो असत्य सत्य सही है, ऐसे गोलडारा कर लेना एग्जाम के अंदर भी, पेपर के अंदर गोलडारा कर लेना, ताकि लास्ट टाइम क्या होता है जब आप ऊपर प्रश्न पढ़ते हो और ऑप्शन पढ़ते पढ़ते नीचे कोट में जाते हो तो ऊपर ये भूल जाते हो सत्य पूछा था असत्य पूछा था और टिक लगा देते हो सत्य के। ऐसे जो सिली मिस्टेक है दोस्तों वो आपको एक नंबर पिछले, तो आराम से पेपर करना, टाइम खूब मिलता है आपको, 1.5 घंटा कम नहीं होता आपके लिए। 75 क्वेश्चनों के अंदर नंबर मिनट बहुत होती है, टाइम उसी प्रकार दिया जाता है ताकि आप पूरे पेपर कर सको, पूरे ऑप्शन को समझ सको, आराम से विचार कर सको, उसी के हिसाब से आपको पेपर दिया जाता है। थोड़ा सा मैथ में ध्यान रखना, बेस मैथ में थोड़ा सा टाइम खराब मत कर देना। मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था, बिल्कुल राइट। मूल संविधान है दोस्तों आपके, मूल संविधान के अंदर दोस्तों आपके एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंदर, दोस्तों आ भी चुका है, तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, पहला तो बिल्कुल सत्य है। देखो न्यायाधीशों की संख्या, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों आपका, न्यायाधीशों की संख्या निश्चित रूप से संविधान में स्थिर कर दी गई है, संसद इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती दोस्तों, परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या कर सकते हो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर 2019 का ले सकते हो फिर से। देखो 2019 के अंदर संख्या कितनी कर दी गई है आपकी, 34 कर दी गई है। कितनी हो चुकी है आपकी, 34। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, एक बार फिर से कर देता हूँ मैं, ताकि बार बार चीज़ें आपको सामने रिपीट होती है ना दोस्तों। इन्हें एमसीक्यू का ये तो फायदा है, एमसीक्यू का ये तो फायदा होता है, एमसीक्यू सिलेबस जल्दी कवर होता है, साथ साथ हमें अपना आकलन करने का मौका मिलता है कि हाँ वास्तव में संख्या हमने फटी थी अभी, तो दोस्तों गलत हुआ है नहीं हुआ, हो गया। देखो 2019 में संशोधन द्वारा न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 कर दी गई। अगली लाइन भी दे रखी थी और अपने तो यहाँ पर देखो अगली लाइन प्रश्न में दे रखी थी, लेकिन हमें तो पहले ही आती है लाइन, तो तीसरा भी आपका सही है। न्यायाधीशों के वेतन व सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, बिल्कुल ये याद करना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, तो अपनी संसद निर्धारित करती है। किसके द्वारा निर्धारित होती है, आपकी संसद द्वारा निर्धारित होती है। क्वेश्चन रिकॉल वाले क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं क्या पूछा था, असत्य गुट पूछा था, आप देखिए तो असत्य गुट केवल 2 है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, कथन ए दे रखा है और कारण भी दे रखा है। कथन ए दे रखा है, संविधान के अनुच्छेद 124(3), देखो संविधान का अनुच्छेद है कौन सा आपका, अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। अनुच्छेद 124(3) की बात कर रहा है और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या बता रहा है, अनुच्छेद 124 में क्या है दोस्तों, योग्यता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर योग्यताओं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यायाधीश की योग्यता कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो दोस्तों योग्यता यहाँ पे किसके अंदर, अनुच्छेद 124(3) के अंदर, अनुच्छेद 124(3) के अंदर दोस्तों। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124(3) के अंदर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। क्या सही बात है ये दोस्तों, तो दोस्तों ये निर्धारित है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति को किसी, देखो क्योंकि राष्ट्रपति को किसी भी विदेशी नागरिक को भी कानून का उच्च कोटि ज्ञाता मानकर नियुक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है नहीं दोस्तों, विदेशी नहीं होना चाहिए, विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये गलत ही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, तो ये सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों बात करते हैं आपके अनुच्छेद 124(3) की बात करते हैं, यहाँ पर समझते हैं इस अनुच्छेद को, अनुच्छेद 124(3) की बात करते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, इसके अंदर योग्यता है। अब योग्यता शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या योग्यता है दोस्तों आपकी। देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए दोस्तों आपका, पहला होना चाहिए आपका भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना, यानी नागरिकता है दोस्तों किसकी होनी चाहिए आपकी, भारत की होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। कौन सी से बात करें, भाग 2 के अंदर है नागरिकता, संविधान के भाग 2 के अंदर है। या इसके अलावा दोस्तों दूसरी, किसी उच्च न्यायालय, बात करें आप किसी उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हूँ। देखो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, या 2 से अधिक
उच्च न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में सॉरी, हाई कोर्ट लिख देता हूं दोस्तों, हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हूं। काम किया हो, वो भी दोस्तों क्या बन सकता है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बन सकते हैं। तीसरी दोस्तों कंडीशन क्या है आपकी, तीसरी कंडीशन है उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार, देखो हाईकोर्ट में या न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है आपका, हाईकोर्ट या दोस्तों न्यायालय कर देता हूं यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में लगातार 10 वर्ष, कितने वर्ष दोस्तों, 10 वर्ष तक अधिवक्ता, एडवोकेट, अधिवक्ता रह चुका हो, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपका चौथा, जैसे अपना गलत हो चुका अपना कारण, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता, राष्ट्रपति जैसे अपनी द्रौपदी मुर्मू है, उनकी दृष्टि में, कल परसों वो देखा था ना आपने, पश्चिम बंगाल के अंदर इनका दौरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का क्या हो गया था दोस्तों, आपके जो जगत थी आपकी वो प्रोटोकॉल में थोड़ा सा चेंज हो गया था, ये अपने संविधान की दृष्टि से एक बहुत बड़ा आलोचनात्मक है, इसको पूछा जा सकता है, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस वालों को थोड़ा सा अपडेट रहना है। राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये योग्यता है दोस्तों आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अंदर, यानी बात करें आपके सर्वोच्च न्यायालय के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों न्यायालय बनने के लिए योग्यता की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद के अंदर उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 124(3) के अंदर। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब जैसे कोर्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कौन कौन सी योग्यता है, तो दोस्तों आपके भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय या दो से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, उच्च न्यायालय या आपके दोस्तों न्यायालय के अंदर लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, कितने वर्ष तक आपके 10 वर्ष तक क्या रह चुका दोस्तों, अधिवक्ता रह चुका हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में से कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो दोस्तों, ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अपने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, हमें पूछा है सही सम्मिलित युग्म कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कमेंट के अंदर, साथ साथ बताइए दोस्तों, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 124 के अंदर है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के अंदर है, उच्चतम न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 के अंदर है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत अनुच्छेद 136(1) के तहत लेता है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, हमें यह पूछा है दोस्तों आपका। तो दोस्तों आपका पहला सम्मिलित नहीं है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 124 के अंदर उल्लेखित नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, सम्मिलित नहीं है, तो केवल एक ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर आपके दिमाग में आया होगा सर फिर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है दोस्तों, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें दोस्तों आपके, तो इनकी नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, आपकी अनुच्छेद 126 के अंदर, कौन से अंदर है आपके अनुच्छेद 126 के तहत दोस्तों आपकी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आपकी 127 के अंदर होती है, बिल्कुल राइट। उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का होना अनुच्छेद 129 और अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत दोस्तों आपके अनुच्छेद 136(1) के अंदर है, तो केवल आपका एक गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन हेतु विधि निर्माण करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि बात करें दोस्तों विनियमन हेतु विधि निर्माण, देखो इस विधि निर्माण करने का संवैधानिक अधिकार, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो मुख्य न्यायमूर्ति तथा उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के अंदर उच्चतम न्यायालय को दिया गया, विधि मंत्रालय, संसद या विधि आयोग को, तो राइट आंसर क्या जाए दोस्तों अपने संसद को, यह अधिकार किसको दिया गया दोस्तों अपने संसद को दिया गया, तो सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो आपके दोस्तों अनुच्छेद 138 भी याद कर सकते हो, जहाँ पर संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार और दे सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 138 के तहत। तो ये सारे के सारे दोस्तों संवैधानिक अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपने पद से त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, राष्ट्रपति को, विधि मंत्री को, प्रधानमंत्री को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति को संबोधित करता है दोस्तों। शो करता है राष्ट्रपति को। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। किस अनुच्छेद के अंदर है दोस्तों आपके? न्यायालय न्यायमूर्ति अपने त्यागपत्र को संबोधित करता है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद की बात करें दोस्तों आपकी, अनुच्छेद 124(2) के अंदर क्या है दोस्तों? आपका कार्यकाल है। क्या आपका कार्यकाल? और कितना होता है दोस्तों आपका? 65 वर्ष आयु पूर्ण होने तक। 65 वर्ष आयु पूर्ण होने तक। इससे पहले दोस्तों राष्ट्रपति को भी त्यागपत्र दे सकता है। और वही बात करें, पद से हटाया जा सकता है किसे? अनुच्छेद 124(4) के तहत। इसमें लिखित है दोस्तों आपके अनुच्छेद 124(4) के अंदर दोस्तों ये उल्लेखित है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को संवैधानिक कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, संवैधानिक कदाचार व असमर्थता के आधार पर, के आधार पर दोस्तों उठाया जा सकता है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव की जांच हेतु गठित कमेटी या गठित समिति की संरचना के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का हमें चयन करना है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आ रहा है। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव आ रहा है, चलो ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश तथा एक प्रतिष्ठित न्यायविद होगा दोस्तों आपकी। 3 सदस्यीय की समिति होगी दोस्तों आपकी। कितनी होगी आपकी? 3 सदस्यीय समिति। जो समिति होगी दोस्तों उसमें कितने सदस्य होंगे आपके? 3 सदस्य। अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद देखो आपके 124 से हमने क्या पढ़ा था अभी? 4। अनुच्छेद 124(4) में दोस्तों हटाने का प्रावधान, जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश, एक प्रतिष्ठित न्यायविद होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए इसका राइट आंसर। 3 होगा दोस्तों आपका। देखो 3 सदस्य कौन कौन से होते हैं? ये तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, दूसरे की बात करें दोस्तों आपके हाई कोर्ट का न्यायाधीश, किसी न्यायालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों आपका। और तीसरा होगा दोस्तों इसके अंदर कौन सा आपका? कोई प्रख्यात विधिवेत्ता, विधिवेत्ता। तो राइट आंसर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश, एक अन्य न्यायाधीश तथा एक प्रतिष्ठित न्यायविद। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रस्ताव सिर्फ एकमात्र आया है, अभी तक एकमात्र न्यायाधीश के ऊपर आया आपका। एक बार आया दोस्तों। और किसके विरुद्ध आया था दोस्तों? आपके विरुद्ध की बात करें तो दोस्तों ये विरुद्ध आया था आपका वी रामास्वामी के विरुद्ध, लेकिन पारित नहीं हुआ दोस्तों, पारित नहीं हुआ। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय अथवा आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंदर दोस्तों आपके बात करें उच्चतम न्यायालय के को अपने निर्णय अथवा आदेश की पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 143। 143 इंपॉर्टेंट है, 2025 में काफ़ी चर्चा में रहा था। 143 सलाहकारी क्षेत्राधिकार है दोस्तों आपके, सलाहकारी क्षेत्राधिकार है।
किसके अंदर दोस्तों आपके अनुच्छेद 143 के अंदर। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपका अनुच्छेद 137 के अंदर दोस्तों क्या आपका अपने पूर्ण निर्णयों की समीक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 136 अभिमन्यु पटा विशेष इजाजत से अपील, विशेष इजाजत से अपील दोस्तों अनुच्छेद 136 के अंदर है दोस्तों। अनुच्छेद 134 की बात करें दोस्तों क्या है आपका फौजदारी मामले है दोस्तों। अनुच्छेद 134 में क्या आपके फौजदारी मामले। तो राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया संबंधी नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया संबंधी नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। संसद द्वारा। उच्चतम न्यायालय स्वयं बनाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति से उच्चतम न्यायालय बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है दोस्तों। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से दोस्तों आपके उच्चतम न्यायालय बनाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासन संबंधी दोस्तों विशेषाधिकार है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका नेक्स्ट क्या है भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का औपचारिक उद्भव किस वर्ष के निर्णय से माना जाता है। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली का औपचारिक उद्भव किस वर्ष के निर्णय से माना जाता है। 1984, 1993, 1995, 1999। तो राइट आंसर क्या जाए दोस्तों आपका 1993 के न्यायवाद जो 1993 था उसके अनुसार ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना अनिवार्य है दोस्तों आपका 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके 4। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी दोस्तों। फातिमा बीबी, लीला सेठ, ज्ञानसुधा मिश्रा, सुजाता मनोहर। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। कौन हो जाएगा मीरा साहेब फातिमा बीबी। पूरा नाम की पूछे तो मीरा साहेब फातिमा बीबी। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। अब तक कुल महिला न्यायाधीश कितने बन चुके दोस्तों आपके। अब तक कुल महिला न्यायाधीश कुल महिला न्यायाधीश लिख रहा हूँ दोस्तों मैं। मुख्य न्यायाधीश एक भी नहीं बनी है अभी तक। न्यायाधीश कहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो कितने बन चुके दोस्तों आपकी कुल 11 बन चुकी है। कुल कितनी बन चुकी है दोस्तों 11 बन चुकी है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ज्ञानसुधा मिश्रा की बात करें दोस्तों आपकी तो दोस्तों आपके राजस्थान उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश रह चुकी है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुकी है। कौन दोस्तों आपके ज्ञानसुधा मिश्रा। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके वो थे आपके के जी बालकृष्ण थे दोस्तों आपके। याद करना वर्तमान में बेला त्रिवेदी और आपकी बीवी नागरतना वर्तमान के अंदर महिला मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन दोस्तों ये चेंज होती रहती है इसलिए मैं ये आंकड़े नहीं लिखा रहा हूँ आपको क्योंकि अभी चेंज हो जाती है। अभी पीछे कुछ टाइम पहले आपकी चेंज हुई थी तो ये चेंज होती रहती है। तो इन चीज़ों को आपको अपडेट रहना है। ठीक है कौन मुख्य न्यायाधीश बन रहा है किस मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हुई है। जैसे राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश पद छोड़कर अभी काबू जा चुके हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों का आपको अपडेट रहना है। तो मैं लास्ट में एक साथ करवा दूंगा वर्तमान में कौन क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में राज्यसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करें। 2011 में राज्यसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किए जाने के पश्चात लोकसभा में प्रस्ताव पारित होने से पूर्व त्यागपत्र देने वाले न्यायमूर्ति कौन थे। वी रामास्वामी भट्टाचार्य, सौमित्र सेन, पंडित पी.डी. दिनकरन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके सौमित्र सेन। कौन थे दोस्तों आपके सौमित्र सेन थे दोस्तों आपके। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर
हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, न्यायपालिका प्रशासन को किस माध्यम से नियंत्रित करती है? न्यायपालिका प्रशासन को किस माध्यम से नियंत्रित करती है? आलोचनात्मक मूल्यांकन से, प्रशासनिक पुनरावलोकन से, कानूनी पुनरावलोकन से, न्यायिक पुनरावलोकन से? दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर आपका? दोस्तों आपके न्यायिक पुनरावलोकन से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके अंदर है दोस्तों आपके प्रशासन संबंधी क्षेत्राधिकार? वह है दोस्तों आपके प्रशासन संबंधी क्षेत्राधिकार की बात करें दोस्तों आपके किस अनुच्छेद के अंदर है? आपके अनुच्छेद 145 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अधिविष्ट करना चाहे तो वह उन्हें किसकी स्वीकृति आवश्यक है? यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अधिविष्ट करना चाहे तो उन्हें किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति का अनुमोदन, राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति की अनुमति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का अनुमोदन चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में दोस्तों ये प्रावधान किया गया आपका? तो अनुच्छेद की बात की दोस्तों आपके अनुच्छेद 130 किसके अंदर प्रावधान है दोस्तों आपके? उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ पर होगा? ये कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है? आपका अनुच्छेद 130 निर्धारित करता है। बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को मतदाताओं को नोटा विकल्प उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया? निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को मतदाताओं को नोटा विकल्प उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया? PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, नवजोत सिद्धू था, नवजोत सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, विनीत नारायण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित परंपरा एवं अपवादों के संदर्भ में असंगत का चयन कीजिए। असंगत का हमें चयन करना है दोस्तों। चलो करते हैं असंगत का चयन। परंपरा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त किया जाता रहा है। बिल्कुल राइट। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की उपेक्षा कर NN रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। आपके तीसरा कथन दे रखा है 1977 में HR खन्ना को वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नहीं दोस्तों, वरिष्ठता के आधार पर नहीं किया गया। NR खन्ना को पीछे छोड़ते हुए स्थान पर MH बेग को नियुक्त किया गया। इसी के अनुसार दोस्तों फिर विवादास्पद हो गई आपकी नियुक्ति। ठीक है, वरिष्ठता क्रम छोड़ दिया इन्होंने, तो ये गलत हो जाएगा आपका। 1977 में MH बेग को वरिष्ठता की परंपरा से हटकर नियुक्त किया गया। बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका संगत है। क्या जगह? ऑप्शन नंबर 3। और इसी को निपटने के लिए दोस्तों आपके 99 संविधान संशोधन किया गया था 2014 के अंदर, उसको फिर बाद में निरस्त कर दिया गया 2015 के अंदर। ठीक है, 2015 में निरस्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। इसका गठन दोस्तों 99 संविधान संशोधन 2014 में किया गया था। बिल्कुल राइट। पहला बिल्कुल सत्य है दोस्तों आपका। पहला क्या है? बिल्कुल सत्य है। यह 6 सदस्यीय निकाय था जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते थे। क्या था दोस्तों? आपके 6 सदस्यीय निकाय था। बिल्कुल। उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? आपके भारतीय मुख्य न्यायाधीश से होते दोस्तों आपके। ठीक है, बिल्कुल राइट। 2 प्रबुद्ध व्यक्तियों का चयन प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा विपक्ष के नेता की समिति द्वारा किया जाना था। बिल्कुल राइट। सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इसे संवैधानिक घोषित किया। नहीं दोस्तों, असंवैधानिक घोषित किया।
और ये क्या हो गया दोस्तों 2015 में निरस्त हो गया। और निरस्त करने वाले कौन थे आपके JS खैर समिति ने निरस्त किया इसको। निरस्त किस समिति ने किया दोस्तों आपकी, समिति थी दोस्तों आपकी JS खैर। समिति ने क्या कर दिया, इसको निरस्त कर दिया। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद सेकंड, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद सेकंड 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में श्री उच्च ने 99 संविधान संशोधन वैध घोषित किया गया, नहीं दोस्तों आपका अवैध, गलत हो जाएगा आपका। कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, नहीं दोस्तों पुनः लागू, पुनः लागू, राष्ट्रपति को न्यायाधीश नियुक्ति में पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान किया गया, नहीं दोस्तों। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त किया गया, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, देखिए अब तक सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, तो वो थे दोस्तों वी रामास्वामी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 126 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 126 है वो किससे संबंधित है दोस्तों आपका। पहला ऑप्शन दे रखा तदर्थ न्यायाधीश, अनुच्छेद 127 से संबंधित है दोस्तों। न्यायाधीश का वेतन, न्यायाधीश का वेतन दोस्तों बताओ भाई। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो किसके अंदर था, अनुच्छेद 126 के अंदर। न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों आपकी, न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत होती है आपकी। तो राइट आंसर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 3, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 124 2 याद कर लेना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है पूरा पूरा, अनुच्छेद 124 2 याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी पूर्व अनुमति से होती है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी पूर्व अनुमति से होती है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे बुकलेट के। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके राष्ट्रपति से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कथन दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जटिल है। सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों आपकी, जटिल है, बिल्कुल राइट। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, बिल्कुल राइट। कारण भी सही है, तो कथन और कारण दोनों सही था, कारण कथन की सही स्पष्टीकरण, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जैसे विपक्ष ने अभी पिछले वर्ष दोस्तों आरोप लगाए थे सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, ठीक है, कि सरकार के पक्ष में लेता है, तो सरकार में यदि बहुमत है तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस में पक्ष में जाएगा, सरकार के पक्ष में जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है, बिल्कुल राइट। कौन से अनुच्छेद के अंदर उल्लिखित है, अनुच्छेद दोस्तों आपके 124(2) के अंदर, कार्यकाल। राष्ट्रपति साधारण बहुमत से न्यायाधीश को उठा सकता है, नहीं दोस्तों, साधारण बहुमत से नहीं उठा सकता, विशेष बहुमत से। 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। जांच समिति में 3 सदस्य होते हैं, बिल्कुल राइट। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जांच समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों आपके, 3 सदस्य होते हैं। एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, न्यायाधीश होता है, एक आपके हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, एक अन्य जो ज्ञाता होता है आपका वो होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है दोस्तों हम, चलो मिलान करते हैं। अनुच्छेद 124(4) के अंदर क्या है दोस्तों आपका, अनुच्छेद 124(4) के अंदर पद से हटाना दोस्तों आपकी, न्यायाधीश को हटाना, पहला पहले के अंदर आ जाएगा। अनुच्छेद 126 के अंदर क्या है दोस्तों आपकी, अनुच्छेद 126 के अंदर दोस्तों कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है, दूसरा दूसरे में आ जाएगा। अनुच्छेद 127 में दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश है, तीसरा तीसरे में आ जाएगा। तो 1 2 3 किसमें है दोस्तों आपका, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 130 के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय के स्थान संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा था, एक उसके अंदर अनुच्छेद 130 पढ़ा था, जिसमें कि आपका सर्वोच्च न्यायालय के स्थान यदि दिल्ली से बाहर कहीं पर ले जाना होता है तो राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय केवल दिल्ली में ही बैठ सकता है, अन्यथा नहीं। मुख्य न्यायाधीश संसद की अनुमति से अन्य स्थान पर निर्धारित कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अन्य स्थान पर बैठक निर्धारित कर सकता है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा विवाद नहीं आता। संघ और एक राज्य
संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद आता है दोस्तों आपका, ठीक है। पर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर ये भी आता है आपका। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद भी आता है। किसी निजी व्यक्ति और राज्य सरकार के मध्य संविधात्मक विवाद है, ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आता, ठीक है। ये राज्यों के बीच बात करें, ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आता। संघ एवं राज्य क्षेत्रों के मध्य संवैधानिक विवाद दोस्तों आता है आपका। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें किस अनुच्छेद के अंदर, आपके अनुच्छेद दोस्तों आपके 131, आपको अनुच्छेद याद होना चाहिए दोस्तों, आपका अनुच्छेद 131 के अंदर 3 आपके दे रखे विवाद, ठीक है। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों पर उत्पन्न विवाद, भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों का तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, जो इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपीलीय क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्न अनुच्छेदों का सही सम्मिलित विकल्प चुनिए। सही सम्मिलित विकल्प चुनना है दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार। चलो अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें, अनुच्छेद 132 के अंदर दोस्तों क्या आपका संवैधानिक मामलों के में अपील है, बिल्कुल राइट। अनुच्छेद 133 के अंदर दोस्तों क्या है, दीवानी मामले हैं, बिल्कुल राइट। अनुच्छेद 134 में क्या है दोस्तों, फौजदारी मामले, बिल्कुल राइट। अनुच्छेद 136 के अंदर विशेष अनुमति यानी इजाजत से अपील, बिल्कुल राइट। तो सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 134 काशी क्वेश्चन पूछा दोस्तों आपके, अनुच्छेद 134 से पूछा। अनुच्छेद 134 के अंतर्गत निम्न में से किन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के अपीलीय प्रमाण पत्र के बिना भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? बताओ भाई, ये कथन दे रखे अपने 1, 2 और 3 और 4, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बरी किए गए व्यक्ति को उच्च न्यायालय ने अपील में मृत्युदंड दिया हो, बिल्कुल। उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से मामला मंगाकर स्वयं मृत्युदंड दिया हो, उसके ऊपर भी कर सकता है। 1970 के विधि प्रावधान के अनुसार उपयुक्त श्रेणी के मामलों में 10 वर्ष या अधिक सजा दी गई है, उसको भी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय अपने मामले में ला सकता है। प्रत्येक आपराधिक मामले में 7 वर्ष से अधिक सजा हो नहीं दोस्तों, 10 वर्ष से अधिक, तो उसको बुला सकता है। तो 1, 2, 3, तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विशेष अनुमति से अपील यानी अनुच्छेद 136 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का में चयन करना, यह एक विवेकाधीन शक्ति है, बिल्कुल सत्य बात है। सर्वोच्च न्यायालय प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की दिशा में हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल। यह केवल संवैधानिक मामलों तक सीमित नहीं दोस्तों, ये केवल संवैधानिक मामलों तक सीमित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्न कथन विचार कीजिए। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने हेतु बाध्य नहीं है, बिल्कुल बाध्य नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, पहला कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143(2) के अंतर्गत पूर्व संविधान मामलों में न्यायालय देना हेतु बाध्य, बिल्कुल राइट। पूर्व संविधान मामलों में न्यायालय सलाह देने हेतु बाध्य, यानी बात करें आपकी अब तक 20 से अधिक राष्ट्रपति सलाह मांग चुके नहीं दोस्तों, 15 हो चुकी है आपकी दोस्तों। चौथा कथन नहीं आपका, ये गलत हो जाएगा। अभी लास्ट टाइम आपकी तमिलनाडु मांगी गई है, वो 16 हो चुकी है। देखो पहला मामला था आपका दोस्तों, जब सलाह मांगी थी तो पहला मामला कौन सा था आपका, फर्स्ट कौन सा था आपका, दिल्ली विधि अधिनियम, दिल्ली विधि अधिनियम पर मांगी थी दोस्तों कब, 1951 के अंदर। और लास्ट दोस्तों आपकी 15वां मामला कौन सा था आपका, 15वां था 2G स्पेक्ट्रम, ये कब हुआ था दोस्तों आपके 2012 के अंदर। और अभी 2025 के अंदर दोस्तों मांगी, अभी 2025 में तमिलनाडु व राज्यपाल विवाद, ठीक है। ये 2025 के अंदर सलाह मांगी थी द्रौपदी मुर्मू ने 13 बिंदुओं के ऊपर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रीढ़ क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण सम्मिलित है। अवैध निरुद्ध के विरुद्ध परमादेश लोक अधिकारी कर्तव्य के पालन हेतु, प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय के वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने हेतु, अधिकार पर्चा निजी संविधानात्मक अधिकार लागू करना नहीं दोस्तों, यह गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 5 प्रकार की शक्तियाँ दे रखी है, 5वीं कौन सी हो जाएगी? उत्प्रेक्षण, इन्हें अपने पास मंगा सकता है। इंग्लिश में याद कर लेना दोस्तों आपके, हेबियस कॉर्पस, मेडेमस, प्रोविटेशन, कोवारंटो, सेरेटेरी, इंग्लिश में याद कर लेना, इंग्लिश में पूछे जाते हैं आपके। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 के संदर्भ में कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। चलो करते हैं भाई, कथन ए और कारण आर पर विचार करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, बिल्कुल राइट, क्योंकि उसे अवमानना दंडित करने की शक्ति प्राप्त नहीं दोस्तों, क्योंकि सत्य व्याख्या सही नहीं है, तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना दंडित करने की शक्ति है, वो तो शक्ति है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद देता है दोस्तों आपके? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 145। तो अनुच्छेद 145 तो क्या होगा? प्रशासन संबंधी क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार है दोस्तों, किसके अंदर? अनुच्छेद 145 के अंदर। तो ठीक है, ये तो हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? अनुच्छेद 138 देता है दोस्तों। क्या देता है आपका? अनुच्छेद 138। अनुच्छेद 139 में क्या है दोस्तों आपका? संसद विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य मामलों में रीट जारी करने की शक्ति, मौलिक अधिकारों पर दोस्तों, के अतिरिक्त अन्य मामलों में रीट जारी करने की शक्ति किसके तहत देता है दोस्तों? आपके अनुच्छेद 139 के तहत देता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 137 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 137 में क्या है आपका? अपने पूर्व निर्णयों की समीक्षा करना, ये समीक्षा करना, ये किसमें? आपके अनुच्छेद 137 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने पूर्ण निर्णयों, देखो आ गया, अपने पूर्व निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 136 के अंदर विशेष इजाजत है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपकी सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसके अंदर क्या है दोस्तों आपका? विशेष इजाजत से अपील, से अपील, वही बात करें दोस्तों आपकी। इसके अंदर क्या आपका? सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 129 में क्या आपका? अभिलेख न्यायालय, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में सही सम्मिलित विकल्प चुनिए। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के संबंध में सही सम्मिलित विकल्प चुनना है दोस्तों। देखो अनुच्छेद 145 के अंदर दोस्तों नियम निर्माण है, बिल्कुल राइट। अनुच्छेद 146 में अधिकारियों या कर्मचारियों की नियुक्ति है, बिल्कुल राइट। अनुच्छेद 139 में रीट शक्ति का विस्तार है, बिल्कुल राइट। अनुच्छेद 131 में दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है जो मैंने पीछे पढ़ा है। तो राइट आंसर 1, 2, 3 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के संदर्भ में तो विचार कीजिए। यह मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रत्यक्ष उपाय,
मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रत्यक्ष उपाय, बिल्कुल राइट। अनुच्छेद 32 रीट क्षेत्राधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। संसद अनुच्छेद 139 के अंतर्गत विधि परिधि बढ़ा सकती है, बिल्कुल राइट, विधि परिधि बढ़ा सकती है। यह केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों नहीं, सभी को उपलब्ध है दोस्तों आपके। इसे संविधान का हृदय आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल राइट। तो पहला, दूसरा, चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिल्ली विधि अधिनियम कब आया था? बात दोस्तों आपकी 1951 के अंदर। 2G स्पेक्ट्रम कब आया था दोस्तों? 2012 के अंदर। फिर दोस्तों 1970 का आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार विस्तार अधिनियम आया था, और 2015 के अंदर दोस्तों NJSC का निरस्तीकरण किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? क्रम पूछा गया इसके अंदर, तो क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। 1 3, ठीक है, 4 2, 1 3 2 4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 142 के संदर्भ में तो विचार कीजिए। चलो करते हैं। अनुच्छेद 142 1 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय करने हेतु आवश्यक डिग्री या आदेश पारित कर सकता है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। अनुच्छेद 142 2 के तहत, अनुच्छेद 142 2 के अंतर्गत न्यायालय को व्यक्तियों को तलब करने तथा दस्तावेज प्रस्तुत कराने की शक्ति प्राप्त है, नहीं दोस्तों। अनुच्छेद 142 की शक्तियां संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन हो सकती है, नहीं, हाँ, संसद के अधीन हो सकती है दोस्तों, संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन हो सकती है। 142 के अंतर्गत पारित देश केवल परामर्शात्मक प्रकृति के होते हैं, नहीं दोस्तों। 1 और 3 सही है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसका चयन करना दोस्तों हमें असत्य कथन का हमें चयन करना है। हीरालाल जे कानिया पद पर रहते हुए निधन होने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। पद पर रहते हुए निधन होने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके? हीरालाल जे कानिया। पहले मुख्य न्यायाधीश भी यही थे दोस्तों आपके। पद पर रहते हुए देहांत होने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके? हीरालाल जे कानिया थे। YV चंद्रचूड़ सर्वाधिक अवधि वाले मुख्य न्यायाधीश। YV चंद्रचूड़ की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक अवधि वाले मुख्य न्यायाधीश रहे, बिल्कुल राइट। कमल नारायण सिंह सबसे कम अवधि वाले मुख्य न्यायाधीश रहे, बिल्कुल राइट। कमल नारायण सिंह की बात करें दोस्तों आपके, सबसे कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश रहे। KG बालकृष्ण प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश। KG बालकृष्ण प्रथम मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल राइट। यहाँ पर नहीं रे कर लेना और इसको गलत कर देना, क्योंकि सबसे कम कमल नारायण ही थे दोस्तों आपके। सारे से दे रखे हमें, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ पर सुधार कर लेना, नहीं रे तो दोस्तों है असत्य का पूछा ना मैं, तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, लोक हितवाद PIL के विकास के संदर्भ में सही सम्मिलित विकल्प चुनिए। चुनते भाई। PN भगवती लोक हितवाद के प्रेरणाता थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। न्यायिक समीक्षा को संविधान के मूल ढांचे का भाग माना गया। संविधान के मूल ढांचे का भाग माना गया, बिल्कुल राइट। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में ऐसा घोषित किया, बिल्कुल राइट। तो ये आर दोनों सही है तथा आर किसी व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना, चलो करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन से संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में विचार करनी है हमें। अनुच्छेद 13(2) राज्यों को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाने से रोकता है। राज्यों को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाने से रोकता है, कौन सा का? अनुच्छेद 13(2), बिल्कुल सत्यवाद दोस्तों आपका। गोलकनाथ वाद में संसद ने को मौलिक अधिकारों में गोलकनाथ वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन से वंचित किया गया, बिल्कुल राइट। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया, बिल्कुल राइट।
84 संविधान संशोधन के बाद संसद की संशोधन शक्ति पूर्णतः असीमित हो गई। नहीं दोस्तों, पूर्णतः असीमित नहीं हुई। पहला, दूसरा, तीसरा चाहिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा के प्रकारों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन करना है हमें। न्यायिक समीक्षा के प्रकारों के संदर्भ में असंगत विकल्प का हमें चयन करना है। चलो करते हैं। विधायिका के कार्यों की समीक्षा करना सही है दोस्तों। प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा करना भी है। न्यायालयों द्वारा अपने पूर्व निर्णयों की समीक्षा भी कर सकता है। राष्ट्रपति की सलाह को बाध्यकारी मानना नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के महिला न्यायाधीशों के संदर्भ में तो विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के महिला न्यायाधीशों के संदर्भ में विचार करना है दोस्तों। अब तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं हुई है दोस्तों, बिल्कुल राइट। अब तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। न्यायाधीश तो 11 बन चुके, हमने पीछे किया था। फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, बिल्कुल राइट। बी वी नागरत्ना वर्तमान में न्यायाधीश है, बिल्कुल राइट। ज्ञान सुधा मिश्रा राजस्थान उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश रह चुकी है, बिल्कुल सत्य बात है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के प्रारंभिक प्रयोग के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का दोस्तों हमें चयन करना है। चलो करते हैं भाई सही विकल्प का चयन। 1950 में निवारक नजरबंदी कानून की धारा 14 में को अवैध घोषित किया गया। तो पहला आपका सही हो जाएगा दोस्तों। पहला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 19 में से संबंधित किसी कानून को कभी असंवैधानिक नहीं ठहराया दोस्तों, गलत हो जाएगा। 92वें संविधान संशोधन दल बदल कानून को असंवैधानिक घोषित किया गया, नहीं दोस्तों, संवैधानिक घोषित किया। मंडल आयोग की सिफारिशों को असंवैधानिक माना, नहीं दोस्तों, मंडल आयोग की सिफारिशों को असंवैधानिक नहीं माना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाओं के संदर्भ में असंगत का कथन का चयन कीजिए। असंगत कथन का हमें चयन करना। चलो करते हैं। न्यायपालिका व्यक्तिगत मत के आधार पर कानून निरस्त कर सकती है, नहीं कर सकती, सॉरी कर सकती। असंगत बताना हमें। न्यायपालिका व्यक्तिगत मत के आधार पर कानून निरस्त नहीं कर सकती, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है, नहीं कर सकती, बिल्कुल सत्य बात है। केवल असंवैधानिक धाराओं को निरस्त किया जा सकता है, संपूर्ण अधिनियम को आवश्यक नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। न्यायिक पुनरावलोकन पूर्णतः निर्गुण शक्ति है, नहीं दोस्तों आप, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। असंगत कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के प्रारंभिक प्रयोग के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का हमें चयन करना है। 1950 में निवारक नजरबंदी कानून की धारा 14 को अवैध घोषित किया गया, ये अभी तो किया हमने, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाओं के संदर्भ में असंगत, ये भी दोबारा आ गया अपना क्वेश्चन। न्यायिक समीक्षा के प्रकारों के संदर्भ में असंगत विकल्प, विधायिका के कार्यों की समीक्षा कर सकता है, प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा कर सकता है, न्यायालयों द्वारा अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा कर सकता है, राष्ट्रपति सलाह अधिकारी बनाना नहीं, ऑप्शन नंबर 4। तो ये रिपीट हो गया दोस्तों। कलाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए थे वो हमने लास्ट में किए, ठीक है, वो सारे वापस से रिपीट हो गए, 2 बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो कैसी लगी दोस्तों क्लास, आप कमेंट के अंदर जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी। और यदि दोस्तों आप ये टेस्ट देना चाहते हो तो ये टेस्ट दे सकते हो दोस्तों अपनी ऐप के ऊपर, PY DK ऐप के ऊपर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों अपना ये टेस्ट दे सकते हो, अपना एनालिसिस कर सकते हो, अपना आकलन कर सकते हो। साथ में दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो एनालिसिस भी देख सकते हो, आराम से विश्लेषण कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपके PY DK पर आपको दोस्तों नोट्स, साप्ताहिक टेस्ट, कलाम वाले टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट की PDF भी आपको मिल जाती है। और बुकलेट मैंने आपको बताया थी कहाँ पर मिलेगी, वो आपको बता दिया। चलिए दोस्तों इसको समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।